नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज मैं ऐसे एक मुद्दे की बात कर रहा हूं जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो चुका है। अगर आप समझ चुके हैं, ऐसे टाइटल से, आप थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप समझ चुके हैं तो वह लाइक कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है, इसका हम हिस्ट्री देखेंगे, फिर करंट सिनेरियो देखेंगे और फिर हम अपने लिए देखेंगे कि इंडिया का क्या इसमें स्टैंड होना चाहिए। और अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें यूपीएससी के आंसर्स में किस प्रकार से क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आप इसकी ऐसा नहीं, हम अपने चैनल पर रशिया यूक्रेन का पहली बार वीडियो बना रहे हैं, देखो बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पे बना के रख दिया है। एक ये मैंने 3 हफ्ते पहले डाला था और एक शायद दिसंबर का वीडियो है, उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ला के दिखाया आपको कि मैंने पूरा इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेन सीरीज़ आई थी तो मैंने वहाँ पे भी पूरा एक अच्छे से बहुत बताया था कि क्या ये सब होता है। करंट अफेयर का वीडियो था, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। वैसे ये वीडियो देखने के बाद रशिया यूक्रेन पे और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। शुरुआत करता हूँ इतिहास से। इतिहास का मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ, मुझे इतिहास बहुत पसंद भी है, तो मैं इतिहास से ही शुरुआत करूँगा। वर्ल्ड वॉर 1 से। बिल्कुल, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, यहाँ तक कि मैं आपको खबर बता देता हूँ, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है 1914 से 18 तक, उसी के बीच में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है। रशिया में पहले ज़ार निकोलस का शासन हुआ करता था। ज़ार निकोलस के शासन के बाद वहाँ पे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ बाय व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ने यहाँ पे कम्युनिज़्म ला दिया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ला दी, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स से बहुत इंस्पायर थे। वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लाने के बाद व्लादिमीर लेनिन का कुछ सालों बाद देहांत हो जाता है। उसके बाद आते हैं स्टालिन भाई साहब, ये दिख रहे हैं ना, हाँ स्टालिन भाई साहब आते हैं। और स्टालिन बहुत क्रूर शासक था, एक तरह का तानाशाह था ये भी। ठीक है, और ये जो क्रीमिया जगह है, जो इस समय विवाद चल रहा है जगह का, जो क्रीमिया जगह का इस समय जो विवाद चल रहा है, जो यूक्रेन के जस्ट नीचे है, तो मैं किसी मैप में दिखाऊं तो बिल्कुल हाँ, ये वाली जगह आप जो देख रहे हैं ये है क्रीमिया। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ क्रीमिया में, और ये जो लुहांस्क और डोंबास वाला इलाका देख रहे हैं, लुहांस्क और डोनेस्क, इस इलाके में इसने रशियंस को भेजना शुरू कर दिया था। एक्चुअली पहले जो यूएसएसआर था, जो पुराना यूएसएसआर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पुराना यूएसएसआर था वो इतना बड़ा था। बिल्कुल, ये पुराना यूएसएसआर जो था वो इतना बड़ा था, और उसमें से एक भाग था यूक्रेन। ये भाग आई थिंक, हाँ यही भाग है, इसी को हम यूक्रेन बोलते हैं। ये है, ये बिल्कुल इसी को हम यूक्रेन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, उसी के बाद जो यूक्रेन है वो स्थापित होता है। लेकिन आपको जो इंटरेस्टिंग कहानी लगेगी, इसमें नाटो कहाँ से आ गया, ये नाटो की क्या कहानी है। अब मैं आपको नाटो की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, क्योंकि हम इतिहास के से चल रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग में दुनिया में एक संस्था बनती है, जिसको बनाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, और उसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जो है, इसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वर्ल्ड वॉर 2 ना होने दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, और 1939 में हिटलर के इन्वेजन के साथ, पोलैंड में इन्वेजन के साथ, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे लीग ऑफ नेशन का तो फेलियर हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वर्ल्ड वॉर 2 किसके बीच में हुआ? एक्सिस वर्सेस अलायंस। एक्सिस की तरफ थे जर्मनी, जापान, इटली, और वहीं पे अलाइज की तरफ थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों साथ में लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2। मतलब क्या उस समय ये दोस्त थे क्या? बिल्कुल। तो क्यों इस समय दुश्मनी हुई, क्यों कोल्ड वॉर हुआ, क्यों बायोपोलैरिटी यूनिपोलैरिटी वर्ड हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सुनते हैं, इसका सर मतलब बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए
अगर आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी पे हमला हुआ था, परमाणु हमला, किसी को याद है तो लाइक कर देना। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 पे हिरोशिमा। ऑपरेशन का नाम आप कमेंट में लिख देना कौन सा ऑपरेशन हुआ था। परमाणु शक्ति जो था अमेरिका ने बिना अपने दोस्तों को बताए डेवलप कर लिया था, इससे यूएसएसआर नाराज हो गया। यूएसएसआर इससे जो है वो नाराज हो गया कि आपने हमको बिना बताए परमाणु शक्ति क्यों डेवलप कर ली। इसीलिए यहीं से दुश्मनी शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक और वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें चालू होती हैं। ऑथर इसको मतलब कई सारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको कहते हैं ये क्या है। एक्चुअली में जो कोल्ड वॉर हुआ, जो हम कोल्ड वॉर अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोल्ड वॉर मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वर्ल्ड की हिस्ट्री हम जो पढ़ते हैं उसको हम कोल्ड वॉर एरा पढ़ते हैं। जब ये दो देशों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, बिना वेपन्स का युद्ध चल रहा था, उस समय हम इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, ट्रेड वॉर, बहुत सारी चीज़ें इसको जाना जाता है। इसी कोल्ड वॉर में बनता है इस समय का सबसे बड़ा बोल बच्चन करने वाला संस्था, सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और इसका दावा रहता है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने देंगे। जो अपने इंडिया मीडिया वाले चला रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 3, हाँ, वही यूएन ने दावा किया था कि हम होने नहीं देंगे। इसलिए यहाँ नाटो कहाँ से आया? देखो, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो यूएसए को डर था कि रशिया हम पे अटैक ना कर दे, इसलिए उसने क्या किया, उसने एक नाटो ट्रीटी बनाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें उसने ये कहा जो इस ट्रीटी में शामिल होगा इसका पार्ट बनेगा, अगर उस पर कोई हमला करता है तो जितने नाटो देश हैं उस पर हमला कर देंगे। मतलब मान लो रशिया ने किसी नाटो मेंबर पे हमला किया तो जितने नाटो वाले हैं वो रशिया पे हमला कर देंगे। कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसीलिए नाटो बनाया गया था। उस समय यूएसएसआर बहुत पावरफुल कंट्री था। मैं आपको क्या बताऊं, हमारी यूएसएसआर 1971 के वॉर में मदद भी की थी। हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा यूएसएसआर। और नाटो जो आप क्वाड देख रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, अमेरिका इसको एक्सटेंडेड नाटो बोलता है, ठीक है, अमेरिका इसको एक्सटेंडेड नाटो बोलता है। यही जो नाटो है यूक्रेन को शामिल करना चाहता था। शायद मैं भी ये करंट सिनेरियो पे आना चाहता हूँ। अभी क्रीमिया वाली बात पे आएंगे। क्रीमिया वाली बात ऐसी है कि 2015 में रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। ये जो आप क्रीमिया देख रहे हैं ना, ये वाला क्रीमिया, ये सॉरी नहीं, जो आप क्रीमिया देख रहे हैं ना, रशिया ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा किया? वहाँ पे प्लेबिसाइड किया। प्लेबिसाइड मतलब लोगों से वोट करवाया कि भाई वोट करो, कहाँ रहना चाहते हो? तो उन्होंने वोट किया, नहीं भाई हम तो रशिया में रहना चाहते हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टालिन ने यहाँ रशियंस को भेज दिया था, तो यहाँ पे रशिया भाषा बोलने वाले लोग थे। तो यहाँ पे रशिया 96% लोग थे, 96% लोगों ने वोट किया कि रशिया की तरफ ये 10 चले गए। अब इसका अमेरिका क्रीमिया को ये नहीं मानता था कि ये रशिया का, इसको वो इनलीगल मानता था। अमेरिका तो मानता है जो उसको अच्छा लगेगा वो सही मांगेगा, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा वो उसको गलत मानेगा। लेकिन ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अभी कुछ 5-6 महीने न्यूज़ में आया था कि जो रशिया है वो यूक्रेन के बॉर्डर पे सेना लगा रहा है। अपडेट आप बोलोगे युद्ध कर दिया तो आगे आएंगे ना उस पर। अभी आते जाओ, समय के काल तक आएंगे, लास्ट तक यहाँ पे भी आएंगे, कहानी सुनते जाओ बस। यहाँ पे सेना लगा रहा था। क्यों सेना लगा रहा था ज़रा देखो। इसको क्या डर था कि हमारे बाउंड्री तक, हमारे बॉर्डर तक नाटो ना आ जाए। अभी तक इनके बॉर्डर तक नाटो नहीं आया था, इनके बॉर्डर तक अभी नाटो नहीं आया था, इनको डर था। और अमेरिका ने कहा था हम हमको नाटो में शामिल कर लेंगे। इसी बात का रशिया को गुस्सा था, इसलिए इसने बाउंड्री लगा के रखी थी। और उसने कहा था अगर रशिया ने तुम पे हमला किया तो हम 30 के 30 देश आप पे माफ़ कीजिएगा, रशिया पे हमला कर देंगे। सही अमेरिका ने तो कहा था। तो अब क्या खबर बनी सर? अब आइए, जल्दी आइए ना सर।
हाँ बिल्कुल। अब क्या खबर बनी है सुनिए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, रशिया ने ये तो जो जगह देख रहे हैं आप, लुहांस्क यानी डोंबास वाला इलाका, लुहांस्क और डोनेस्क वाले इलाके को फ्री कर दिया है। मतलब एक उसको इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया है। ठीक है, हाँ, इसको इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया है। मतलब क्या है सर, बताइएगा ज़रा। नेशन क्या होता है? नेशन मतलब देश, कंट्री घोषित कर दिया। नेशन स्टेट क्या होता है, कभी देखेंगे हम इसको। अभी जो जगह है लुहांस्क और डोनेस्क, ये क्यों अलग हो गए? उसमें विरोध नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ रशियंस को बसा के रखा गया था स्टालिन के द्वारा और बाद में रशियंस के द्वारा। तो यहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ। यहाँ तक कि यूक्रेन जो था इनसे अच्छा व्यवहार भी नहीं करता था, या इनको वैक्सीन भी नहीं देता था, इनको गवर्नमेंट नौकरी जल्दी नहीं लगती थी। ये तो इनको पता ही था कि कभी ना कभी अलग हो ही जाएगा, इसलिए इनका विरोध हुआ नहीं। लेकिन यूक्रेन में इमरजेंसी लग गई। ठीक है, हाँ, यूक्रेन में इमरजेंसी जो थी वो लग गई और लुहांस्क और डोनेस्क के वाले इलाके जो है वो फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। और इनको मान्यता भी 3 देशों ने दे दी। सीरिया ने दे दी, साउथ ऑसेटिया ने दी। साउथ ऑसेटिया जॉर्जिया का एक इंडिपेंडेंट हिस्सा है जिसको रशिया ही मानता है बस। और डोनेस्क ने दे दी। मतलब इन दोनों ने आपस को दे दी। ठीक है, हाँ, मतलब इन दोनों ने आपस में इंडिपेंडेंस दे दिया। अब ये इंडिपेंडेंट नेशन हो गए। अब रशिया क्या किसने क्या दिमाग लगाया, उसने बोला कि हम इनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ आएंगे, इसलिए यूक्रेन ने अपने यहाँ इमरजेंसी लगा दी। अब क्या खबर आ रही है? अब ये था तो कल तो सेकंड डे था, परसों फर्स्ट डे था युद्ध का। रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया, बमबारी करना चालू कर दिया, युद्ध करना चालू कर दिया। इससे क्या होगा सर? युद्ध चालू हो गया यूक्रेन और रशिया के बीच का। इससे तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। तब मदद गई नाटो के पास, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, अमेरिका ने बोला हम युद्ध नहीं लड़ने वाले। बहुत बड़ी खबर आके आई थी कि भाई नाटो और अमेरिका ने कह दिया हम युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, हम सिर्फ सैंक्शंस लगाएंगे। बोरिस जॉनसन ने तो कह दिया ये तानाशाह है। पर यहाँ से तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सैन्य मदद नहीं कर रहे हो यूक्रेन को, यूक्रेन अकेला रह गया। व्लादिमीर जेलेंस्की जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया। सोच सकते हैं आप, ऐसी हालत हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया। आप जब हालत को सोचिए, उन्होंने कहा कि मैं संकट के समय अकेला हूँ। मैंने यूरोपियन यूनियन से मदद की गुहार लगाई, मैंने नाटो से मदद की गुहार लगाई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आप सोच सकते हैं अमेरिका कितना एक स्वार्थी राज्य है। आप इतना स्वार्थीपन दे सकते हैं। उसने यूक्रेन को कहा कि आपको नाटो में शामिल कर लेंगे, लेकिन उसने उसको शामिल नहीं किया। ये यूक्रेन का दुख भी है। और मुझे जो बहुत बुरी बात जो लग रही थी कि नाटो ने इसको साथ नहीं दिया। अब अमेरिका की ये स्वार्थीपन देख सकते हैं। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमको अमेरिका से दोस्ती एक लिमिट में रखनी चाहिए। हमको रशिया के अमेरिका के डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको आंसर्स में अपने लिखना भी है। आपने अमेरिका से इस हरकत से आप देख गए कि अमेरिका कितना दोस्ती निभाता है, कितना वादे पे खड़ा उतरता है, आप समझ गए होंगे इससे। अब यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। अब रशिया भैया बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल था। अभी जो सुबह की खबर निकल के आई है वो निकल के आई है कि रशिया ने कहा है कि यूक्रेन पे जो है वो हमला हम नहीं करेंगे। मतलब हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं करेंगे, राजधानी कीव पे हम कब्जा नहीं करेंगे। हम जो है सैन्य तख्ता पलट वहाँ पे चाहते हैं, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत नाजी वाली हरकत कर रहे हैं। ये ह्यूमन शील्ड को बाहर ला रहे हैं कि ये बच्चों को, औरतों को गन पकड़ा दे रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो वो हम चाहते हैं कि आपकी सेना जो है वो तख्ता पलट कर लो और व्लादिमीर जेलेंस्की को बाहर फेंक दे। अब वो ऐसा है कि लिथुआनिया पे भी हमला होगा, वो भी वापस से फिर वीडियो रशिया लिथुआनिया क्राइसिस के ऊपर पर वीडियो बन जाएगा। क्या वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पे होगा? बहुत कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे नाटो डर गया है भाई। नाटो डर गया रशिया से, कह सकते हो सीधा। और कल यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग भी हुई। 7 देशों ने प्लस वोट दिया कि भाई हम साथ में, मतलब रशिया पे सैंक्शंस लगाने चाहते हैं, ये क्राइसिस को बंद करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर रशिया इससे अगेंस्ट गया। वीटो पावर है उसके पास, कभी देख लेंगे वीटो पावर ये सब क्या होता है। और यहाँ पे यूएई, चाइना और इंडिया ने
इस वोटिंग में एब्सटेन रहे, मतलब कुछ कोई स्टैंड न्यूट्रल स्टैंड रहा। इसका अब इंडिया का स्टैंड क्या है कि भाई इसका सोल्यूशन हमको ना डिप्लोमेटिकल चाहिए। इंडिया एक्चुअली मिन्स्क एग्रीमेंट की बात करता है। मिन्स्क एग्रीमेंट 2015 में बेलारूस में हुआ था और दोनों के डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस की वो बात करता था। इसलिए कहा कि उसने इंडिया को मिन्स्क एग्रीमेंट चाहिए। अगर आप आंसर्स में लिखेंगे तो इंडिया का मिन्स्क एग्रीमेंट आप ज़रूर लिख सकते हैं। पुतिन से परसों मोदी जी ने 25 मिनट बात भी की थी। उनसे कहा था कि हिंसा ना किया जाए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस की बात किया जाए, और उसके बाद पुतिन ने कहा भी था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और फिर ये सब बातचीत में ये सब आया, ये सब निकल रहा है। बाकी यूक्रेन में हमारे कई सारे छात्र जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं। वो सब अब उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। कई सारी वहाँ पर मेडिकल की तैयारी के लिए बच्चे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फीसें बहुत महंगी, इसलिए वहाँ पे लोग जाते हैं यूक्रेन पे पढ़ने के लिए। इसीलिए जो वहाँ के छात्र हैं वहाँ को इवैक्यूएट किया जाएगा। 2 फ्लाइट्स एयर इंडिया की चलाई गई थी और उसके बाद अब फ्लाइट जाने की हालत नहीं रहेगी, तो बसों के माध्यम से रोमानिया पे और ये पोलैंड के रास्ते से इनको निकाला जाएगा। यहाँ तक कि एक खबर, सैन्य मदद कोई नहीं दे रहा है। मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि सैन्य मदद कोई नहीं दे रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन इस समय अकेला देश, एक अकेला महसूस कर रहा है वो अपने आप को। यही खबर निकली। आप कहोगे सर इतना छोटा वीडियो, अब रशिया यूक्रेन की पूरी कहानी बता दी। आप खुद ही देखिए कौन सी बड़ी कहानी थी। वैसे मैंने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है कि यूएसएसआर कितने देशों में बटा। नाटो की कहानी मैंने मैं तीसरे से चौथी बार अपने चैनल पे बता रहा हूँ। तो ज़्यादा वीडियो बनना था नहीं इस पर। इसमें आपको मेरे को अपडेट देना था। हाँ, एक और अपडेट ले लीजिए कि पाकिस्तान भी गया है। पाकिस्तान को मोहरा बनाया गया कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में गया जब युद्ध हुआ, पहला दिन हुआ, युद्ध में जाके वो बोला आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम इन रशिया। ये वो ऐसा पहला 23 साल बाद कोई प्रधानमंत्री वहाँ पे गया था उनका। उसको पता नहीं था शायद कि युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे रशिया ने और सॉरी अमेरिका ने इसके ऊपर $350 मिलियन का पेनल्टी भी लगा दिया है। ये सब न्यूज़ आ रही हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की अलग अलग न्यूज़ हैं। पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि इंडिया का स्टैंड इस पर न्यूट्रल है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अब हो गया, रशिया ने यूक्रेन ने नाटो ने बोला हमला कर देते तो क्या होता। बेसिकली बात है वर्ल्ड वॉर में मैं आपको बता दूँ, कोई एक ज्वलनशील मुद्दा जो है ना समाज में उठता है, वर्ल्ड में उठता है, सब मुद्दे उठ जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद पीओके पे भी मुद्दा होगा, सीओके चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर पे भी मुद्दा होगा, ताइवान वाला भी मुद्दा होगा। यहाँ तक कि चाइना ने तो कहा भी था अपने आप को यूक्रेन मत समझो, तुम हमारे हिस्सा हो, ताइवान को। मतलब ताइवान का भी होगा, ताइवान का भी इशू बाहर आएगा। शायद हम लोग को पीओके लेने के भी चांसेस रहे अगर। लेकिन मैं तो चाहता हूँ अगर युद्ध होगा, मान लो भगवान करे युद्ध ना हो, मैं पीस की डिमांड करूँगा, क्योंकि इससे कई सारे लॉसेस होते हैं। शेयर मार्केट, NSE, BSE सब नीचे गिर गया। यहाँ तक कि जो क्रूड ऑयल का दाम था वो $100 प्रति बैरल से $105 प्रति बैरल हो गया। तो दामें बढ़ रही हैं, चीज़ों के सामान के भाव बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी युद्ध के किसी भी वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है अभी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका है वो अपनी पावर भी खो रहा है। एंड ऑफ यूनिपोलैरिटी, आप ऐसा आंसर्स में कीजिए, एक ऐसा क्राइटेरिया अपना तैयार कीजिए, क्या वर्ल्ड में यूनिपोलैरिटी का अंत हो रहा है कि सब अपने आप को पावर बना रहे हैं ना भाई। एंड ऑफ यूनिपोलैरिटी आपका मैं होमवर्क देता हूँ कि आप इस पर एक राइट अप लिखिए। ठीक है, ओके, बाय, शब्बा खैर। और आप ठीक रहें, भगवान की दुआ से आप पढ़ाई लिखाई करते रहें। उस मुद्दे पे कोई अपडेट रहा तो चैनल पे ज़रूर आएगा। ओके, बाय।